जरंगे पाटिल साहब का जहां तक प्रश्न है और महाराष्ट्र में आरक्षण का जहां तक प्रश्न है, ये हो क्या रहा है भाई? आरक्षण तो दे दिया ना, अब क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट मोर इज लेफ्ट? व्हाट डज ही वांट? व्हाट? At the moment with us from the Congress we have Mr. Rakesh Shetty of the Congress Party. Rakesh Shetty साहब नमस्कार. नमस्कार. How are you, sir? How are you? Good to see you. Same here. राकेश जी नमस्कार. राकेश शेट्टी साहब ये बताएं भाई, असेंबली में वो रिजर्वेशन बिल पास हो गया दोनों हाउसेस में, असेंबली में या काउंसिल में भी. अभी भी जरंगे पाटिल साहब कहते हैं कि हमारी एजुटेशन तो चलती रहेगी टिल सच टाइम एज दिस एक्चुअली गेट्स इम्प्लीमेंटेड, और उसके अलावा उनको ओबीसी में और भी चाहिए, ना जाने और क्या क्या चाहिए उनको. तो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर शेट्टी साहब? देखिए, सबसे पहले तो मराठा को जो हम देखते हैं कि मराठा आंदोलन और मराठा, और इनको बहुत लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठा मुख्यमंत्री रहे, जितने शुगर फैक्ट्रीज है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये मराठा समाज के लोगों का है. तो ये पिछड़े में कैसे आएंगे, और इनको आप उन कैसे कहते कि दिस पीपल आर डिप्राइव्ड. मगर एक सर्वे आया है कि सिर्फ 3% मराठा ऐसे है जो आज तक इनके परिवार एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे, शुगर फैक्ट्री चला रहे, दूध के बड़े बड़े कारखाने चला रहे, या मुख्यमंत्री है और पॉलिटिकली फिट है. तो 3% छोड़ा तो बाकी 97% लोग ऐसे, उसमें भी मैं बोलता हूँ अराउंड 50% ऐसे है कि वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है. और ऐसे जो बच्चे हैं, इनको जब ये स्कूल कॉलेज में एडमिशन में जाते हैं या हायर एजुकेशन में जाते हैं, तब इनको ये रियलाइज होता है कि इनके जो दोस्त है, इनको अब बिकॉज वो SC ST और OBC समाज के हैं, उनको कम परसेंटेज में एडमिशन मिल जाता है और इनको नहीं मिलता. और आपको याद होगा कि ये कई सालों से मराठा आंदोलन ये लोग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं. फाइनली महाराष्ट्र सरकार ने 10% के ऊपर आज रिजर्वेशन दिया है. मगर जरांगे पाटिल जी का जो कहना है वो सच है कि फिर से हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो डेप्यूटी CM हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनके बहुत ही निकट दोस्त है हमारे एक एडवोकेट सदा वर्तेकर जी. उन्होंने कहा है कि वो ये बिल को चैलेंज करेंगे और रोकेंगे. मतलब ये बेसिकली ऐसा हो रहा है कि जरांगे पाटिल और उनके साथ लाखों करोड़ों जो लोग समर्थक है, उनको बेवकूफ बनाने का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है. एकनाथ शिंदे जी शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शपथ लेकर कहते कि मैं उनको आरक्षण दूंगा, और उन्हीं के साथ जो अलायंस में है देवेंद्र फडणवीस जी, वो उसको रोकने का काम करते हैं जी. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मराठा समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात कर रही है, और जरांगे पाटिल जी इस बार इनके बहकाने पे आएगी नहीं और अपना स्टैंड वो दुरुस्त रखेगा, ऐसे मेरा मानना है. लेकिन शेट्टी साहब ने ऑलरेडी स्टार्टेड एक्चुअली. जरांगे पाटिल जी ने अनाउंस किया कि 24 तारीख से हम रास्ता रोको करेंगे और 3 तारीख को फिर रास्ता रोको करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी पैन महाराष्ट्र. और आगे जाके उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हमारे एरिया में आएंगे, उसके गाड़ी को जब्त कर लो, गाड़ी को जब्त करेंगे. They were going to confiscate, the Marathas are going to confiscate the vehicles of political parties and politicians who would cause to converse in their areas. और आगे जाके now this is a clash, ये clash हो गया. उन्होंने clear कर अपना mindset बोल दिया. भुजबल साहब in the assembly, in the floor of the assembly was saying aggressive statements made by Jarange Patil. He says the law should take its own course. Why is the rule of law not being implemented? Well, Jarange Patil. अब ये शेट्टी साहब आप ही हमको समझा दिया. भुजबल साहब सरकार का एक मिनिस्टर है, वो सरकार से बोल रहे हैं कि आप रूल ऑफ लॉ इंपोज कीजिए. Jarange Patil is talking aggressively. He is talking in a very aggressive manner and is invoking a lot of people into a law and order problem. तो ये क्या है? आज उन्होंने कहा कि हनुमान के पूछ है, ये पूछ कभी ठीक नहीं होगा, मीन्स खत्म नहीं होगा इनकी डिमांड्स.
तो हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग हैपनिंग? और फिर आज कुछ मराठा कुछ लोग फूट गए, बोल रहे कि संगीता वानखेड़े एक्यूज शरद पवार दैट शरद पवार हैज बीन इनसाइटिंग, फंडिंग पूरा शरद पवार जी का है, शरद पवार जी का फोन वो उठाते थे कि अनिल बारस्कर है, ही फूटा हुआ बोले कि ही वाज ओनली पिकिंग अप कॉल्स ऑफ शरद पवार। तो क्या चल रहा है शेट्टी साहब? घूम फिर के कहां तक पहुंचेंगे पूरे चीज? देखिए मनोज जरांगे पाटिल जी, तो इनका अगर आप देखते हो कि ये जालना में जो आंदोलन शुरू हुआ, इनको तो मीडिया अट्रैक्शन भी नहीं मिल रहा था जब तक पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया। जब वो इनको ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई, तब से जरंगा पाटिल को पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में लोग जानने लगे। हाँ, ये बात आपकी सही है प्रदीप जी कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए कोई भी आंदोलन करना चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी हो, बीजेपी का ही अगर कोई पॉलिटिशियन हो, हाँ आप घेरावबंदी करते हो, उनके गाड़ी के सामने आंदोलन करते हो, तब तक तो ठीक है, मगर आपने अगर कानून का उल्लंघन किया तो रूल ऑफ लॉ को तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मगर इसके बाद भी एक पेशेंस का हद होती है। आपको याद होगा कि इन्होंने एक मुख्य मोर्चा मराठा आंदोलनों ने मुंबई के अंदर लिया। मुझे लगता है 4 से 5 लाख लोग मुंबई में आए थे उस समय, और एक साइकिल को भी हाथ नहीं लगाया। मतलब ये कहना चाहता हूं कि इतना शिस्त में ये मोर्चा हुआ, इतना सिस्टमेटिक तरीके से हुआ कि 5 लाख लोग मुंबई के सड़कों पे थे और किसी को भी धक्का तक नहीं दिया इन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि मराठा समाज को पता है अपना ताकत क्या है, और महाराष्ट्र सभी का है और उनका है। तो महाराष्ट्र को प्रोटेक्ट करने का किसी का भी उस समय में काम था तो मराठा समाज ने किया, और मुझे पूरा विश्वास है जरांगे पाटिल जी के ऊपर कि कानून को संभालते हुए हाथ में नहीं लेंगे वो, और कानून का पालन वो जरूर करे। लेकिन राकेश शेट्टी साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है, जैसा कि आपने कहा, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है शायद मराठा समाज को बेवकूफ बना रही है, लेकिन असेंबली में, विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों जगह पर कांग्रेस ने भी बिल को सपोर्ट किया है। हर एक ने सपोर्ट किया। इट वाज पास्ड यूनानिमसली। नोबडी इज अगेंस्ट मराठा रिजर्वेशन। नाउ आई थिंक वी हैव मिस्टर धर्मपाल मेश्राम ऑफ द बीजेपी विद अस। लेट्स आस्क हिम। धर्मपाल मेश्राम साहब, नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। राकेश शेट्टी साहब भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के। उन्होंने ये कहा है कि आज की तारीख में जरंगे पाटिल साहब को जबरन अपना जो आंदोलन है कंटिन्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि आप असल में इसको इंप्लीमेंट करोगे या नहीं, ये मराठा आरक्षण जो है। बताएं धर्मपाल मेश्राम साहब। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है हमारे मित्र, उनकी बात मैं सुन रहा था जी। उन्हें जरांगे पाटिल जी पर विश्वास है जी। अगर उन्हें विश्वास है तो मैं ये समझ के चलता हूं या मानता हूं, क्या कांग्रेस का एक टूल है जरांगे पाटिल जी। अब जब सरकार ने और सभी पार्टियों की कोशिश ने महाराष्ट्र में पहली बार विशेष अधिवेशन लेकर जिस प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ मराठा समाज को आरक्षण देने का काम अगर किया है, तो ये सरकार की निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनेगी कि उसको कानून के हर पातड़ी पर भी उसको सुरक्षित रखा जाए इस आरक्षण को। और निश्चित रूप से सरकार पर हमें विश्वास है कि सरकार इस दिशा में काम करेगी। जहां पर एकनाथ शिंदे जी जैसे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित पवार जैसे तुल्यबल और कानून को समझने वाले लोग अगर सरकार में हैं, और इसी सरकार ने अगर इस मराठा आरक्षण को 10% लागू किया है, तो निश्चित रूप से सरकार को हमने समय भी देना चाहिए और सरकार की नीति पर विश्वास भी रखना चाहिए कि सरकार निश्चित रूप से मराठा समाज को आरक्षण देने के पक्ष में है और कानून के हर पहलू लेकिन धर्मपाल मेश्राम साहब, टीकेगा। लेकिन सवाल यह था कि जरंगे पाटिल साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब उनके साथ कई बार मिल चुके हैं, उन्होंने खुद ने तारीफ करी है एकनाथ शिंदे जी की। जस्टिस शिंदे जो हैं वो उनको मिलने गए, ना जाने कितने और मंत्रीगण उनको मिलने गए, फिर भी जरंगे पाटिल साहब उन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जरंगे पाटिल ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब या तो कांग्रेस पार्टी देगी, कांग्रेस देगी, आदरणीय शरद पवार साहब देंगे।
राकेश शेट्टी साहब एक सेकंड, धर्मपाल मेश्राम साहब, राकेश शेट्टी साहब इसका जवाब आप देंगे कि जरंगे पाटिल साहब क्यों भरोसा नहीं रख रहे हैं सरकार पर, बताइए प्लीज। देखिए 2013-14 में सबसे पहले मराठा आरक्षण का जो बिल पारित किया था वो तब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी थे जी। और नारायण राणे जी कांग्रेस में थे, तब मराठा के हमारे भाइयों को आरक्षण देने का काम किया गया। राणे कमेटी रिपोर्ट जी, उसको रानी कमेटी के नाम पे, और उसके बाद लिया जी। उसके बाद 2014 में आपको पता है कि देश में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आ गए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी। और उस समय पे इस आरक्षण को रोकने का काम किसने किया सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज सबको पता है कि वो एडवोकेट सदावर्ते करके है, वो भारतीय जनता पार्टी से उनका बहुत प्रेम है। देवेंद्र फडणवीस जी को तो वो हीरो बोलते हैं, और वही जाकर इस सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए बिल को रोकने का काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंशा मराठाओं को आरक्षण देने का है, तो आप तो रोक ही सकते हैं ना एडवोकेट सदावर्ते को। मगर आप सदावर्ते को Z+ सिक्योरिटी दे रहे, 28 लाख रुपया उनका कुछ सिक्योरिटी का खर्चा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खर्चा कर रही है उनके ऊपर, और उनको उत्साहित भी कर रही है कि आपको ये बिल तो हमने पास कर लिया, आप जाके रोक दीजिए। उनका तो मैंने कल 2-3 चैनल में इंटरव्यू भी देखा कि वो देवेंद्र फडणवीस जी का इतना तारीफ करते हैं और ये बिल को रोकने की भी बात करते हैं। तो ये इनका जो पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, इसका रंग 2 रंगा है वो, और उनका चेहरा भी 2 रंगा है। मतलब लोगों को दिखाने के लिए एक चेहरा है और दिल में उनका कुछ और स्ट्रैटेजी है, इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आप उसका एक उदाहरण देता हूँ। जी बताइए। जब 2014 में आए तो कहा कि क्योंकि कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, आदर्श 2G 3G 4G सब, और तब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि मैं बहुत ईमानदार पार्टी हूँ, वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। तो लोगों ने विश्वास किया कि नरेंद्र मोदी मतलब मिस्टर क्लीन। उसके बाद क्या है, तो 2018 में इन्होंने एक बिल लाया, इलेक्ट्रल बॉन्ड था। उसमें ये कहना है कि आम आदमी को ये अधिकार नहीं रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कौन और कितना डोनेशन दे रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द कर दिया, कहा कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, क्यों लोगों को आप बताते नहीं कि आपकी पार्टी को कौन कितना चंदा दे रहे, और उसके एवज में आप उनका क्या फेवर, आप उनके लिए काम कर रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी जिस आधार कार्ड के विरुद्ध कोर्ट में गई थी, आज उसी आधार कार्ड के जरिए आज मनी ट्रांसफर हो रहा है, जाके कांग्रेस का स्कीम। राइट, राकेश शेट्टी साहब, यू मेड एन एक्यूजेशन, लेट्स गेट मिस्टर मेश्राम जी टू आंसर इट। मेश्राम जी, एडवोकेट सदावर्ते जो हैं वो माशाल्लाह हमेशा देवेंद्र फडणवीस जी की बहुत तारीफ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बीजेपी के प्राइमरी मेंबर हैं कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, आप शायद उसके बारे में रोशनी डाल सकते हैं। आई डोंट नो वेदर ही इज अ मेंबर ऑफ द बीजेपी। तो बार बार वो अब कोर्ट में जाकर के जब भी आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी ने जब आरक्षण दिया, आपकी जब सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार थी, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब केस को सुना, बॉम्बे हाईकोर्ट अपहेल्ड दैट रिजर्वेशन। इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर एक क्यूरेटिव पिटिशन आप लोगों ने फाइल करी है। नाउ क्या राकेश शेट्टी साहब ठीक बोल रहे हैं कि एडवोकेट सदावर्ते साहब को आप ही खड़ा कर देते हैं ये बोलने के लिए कि भैया यहां से तो हमने दे दिया, वहां से तुम चालू हो जाओ, ऐसा है क्या सर? देखिए बजाज साहब, इतिहास में बहुत रममान होने की जरूरत नहीं है जी। मैं समझता हूं कि 2 या 3 महीने पहले ही इस विषय में बात हुई है। देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने भी एक नेशनल न्यूज पर यह बात सीधे तौर से उनको पूछी गई, उसका जवाब उन्होंने दिया है। और उसके बाद एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते से जी, उनसे भी जो बात हुई, उन्होंने भी इस बात का जवाब दिया है। हमें गुणरत्न सदावर्ते जैसे लोगों को वापरने की कोई भी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, अपने कर्मों से है, अपने मजबूत जनाधार से है, अपने ईमानदारी से है, और जहां महाराष्ट्र भर में जितने कार्यकर्ता उनके फैले, उनके
आधार से है। तो ऐसे लोगों की मदद लेने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। जब आप स्वयं ये बोल रहे हैं कि देवेंद्र जी फडणवीस साहब के कार्यकाल में ही हाईकोर्ट में टिकने वाला आरक्षण दिया गया, दिया, जब कांग्रेस की वो उबाटा फैक्ट है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो और मैं नहीं सुप्रीम बोल रहा हूँ, कोर्ट बॉम्बे में- हाईकोर्ट बोल रहा नहीं, है। ये तो वो हाईकोर्ट बोल रहा है ना जी। आप उसको अधोरेखित कर रहे हैं, आप जी। दोहरा दे रहे हैं। जी, जब सर्वोच्च न्यायालय में यह सारा प्रकरण मराठा आरक्षण का था, तो जो उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कौन से सर्वोच्च न्यायालय में प्रयास किए, इसका भी जवाब जरा ये लोग दे दे। जब 11-11 बार तारीखें होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हताश होकर बोलते हैं कि आप अपनी पिटीशन उठा लीजिए, अगर आप उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे, अगर उसको उसके तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, अगर उसके आप में वकील खड़ा नहीं कर रहे, तो इस दिशा में भी क्या कांग्रेस के नेता बोल पाएंगे या प्रवक्ता अपनी बात रख पाएंगे? अगर 13 महीने तक के सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण होने के बावजूद अगर कांग्रेस की सरकार या उबाटा सरकार ने एक पैसे का भी उसमें कोई एफर्ट्स डाले नहीं, अब जब पिटीशन ही सर्वोच्च न्यायालय ने फेंक दी, तो ये कौन से इससे बोल रहे हैं कि इसमें देवेंद्र फडणवीस का दोष है या सदावर्ते का दोष है? धर्मपाल जी, ये समझ में नहीं आ रहा, आप जल्लोश मना रहे थे, एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस, Yeah. गिरीश महाजन नाच Everybody रहे is थे, celebrating. गुलाबराव पाटिल नाच रहे थे, एक जो और एकनाथ शिंदे जी का ट्वीट एक बहुत बढ़िया ट्वीट है, बहुत खूबसूरत ट्वीट है, जिसमें उसने कहा एक मराठा लाख मराठा, शिवबाच्याची ते ढाल मराठा, बळीराजांचे शान मराठा आणि आरक्षणाचे लाभ मराठा। इतना खूबसूरत ट्वीट एकनाथ शिंदे जी ने किया। देन सडनली क्या हो गया, नाचना गाना जल्लोश सब कुछ हो रहा था, और एंड साहब, सडनली अब बंद हो- एवरीथिंग डाउन। अब सीज फायर हो गया, बंद हो गया, कैसे ये क्या कैसे हुआ? और क्या है ना, जैसे भुजबल साहब पहले आरोप लगा रहे थे कि आप मंत्रियों का एक एक बंगला वो जरंगे पाटिल जी के बगल में बना दो, ताकि रोज रोज सवेरे सवेरे समन्वय हो रहा था, जरंगे पाटिल जी को ड्राफ्ट दिखा रहा था, जरंगे पाटिल जी करेक्शन कर रहा था। भुजबल साहब बोले चीफ सेक्रेटरी का भी बंगला उधर बना दो जरंगे पाटिल जी। तो व्हाट हैपेंड, हाउ डू यू सी मिश्रा? प्रदीप जी, छगन भुजबल जी की जहां तक बात है, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की जब शरद पवार साहब ने शुरुआत करी थी, उस समय से वे ओबीसी समाज का आंदोलन लड़ रहे हैं जी, और उनकी जितनी उम्र है, जिस प्रकार का उनका अनुभव रहा है, जिस प्रकार की उनकी मांगे रही है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा शरद पवार साहब जैसे मराठा नेतृत्व में काम करने के बावजूद भी वो अपनी बात पूरी ईमानदारी के साथ रखते रहे हैं। अभी तक उन्होंने बिहार में भी तकरीबन 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर अपनी बात रखने की कोशिश की और पूरे देश भर में भी उनके कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरीके से बात रखी। तो मैं मानता और समझता हूं कि छगन भुजबल साहब आज जरांगे पाटिल खड़ा होने के बाद में छगन भुजबल जी नहीं आए राजनीति की इस प्रवाह में या ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर। तो ये मनोज जरांगे जी जो है अभी चित्र में आए हैं, अभी स्क्रीन पर है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार अगर चलानी है तो यहां पर यह तो आंकड़ेवारी है 2011 की, 52% ये ओबीसी का हिस्सा है महाराष्ट्र में, 17% 15 से 17% शेड्यूल कास्ट है, 10 से 11% शेड्यूल ट्राइब है। अब जब यह सब आंकड़ेवारी है और उसके बाद में जो बचते हैं, तो क्या सारे मराठा समाज के मेरे भाई बंधु नहीं है? तो जब तक कि ये सारी चीजें हम पूरे तरीके से समझेंगे नहीं, उसको माइन्यूटली रखेंगे नहीं, उसका स्टैटिस्टिक्स रखेंगे नहीं, तब तक के कोई भी चीजों के बारे में आगे जाना तो उचित धर्मपाल होगा, जी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। माशाल्लाह धर्मपाल जी, इसके लिए तो मुझे आपको ताली बजानी पड़ेगी। वंडरफुल। इसका मतलब आप राहुल गांधी जी की बात मान रहे हैं, आप तो राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं सर। राहुल गांधी जी भी यही बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी भी यही बात बोल रहे हैं कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, जब तक के कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा, तब तक किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। 2011 का जो सर्वे था जिसको आपने अभी कोट किया, कैसे कोट किया मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो उसके तो फिगर्स अभी तक पब्लिक नहीं हुए। तो राकेश शेट्टी साहब, धर्मपाल मेश्राम जी सपोर्टेड यू। शेट्टी साहब देखिए बजाज साहब, हम लोग देखिए बजाज साहब, नहीं मुझे भारतीय जनता पार्टी को शेट्टी साहब बात वन सेकंड, मिस्टर मेश्राम इज क्लैरिफाइड। मेरी बात इसीलिए कर रहे हैं मेरी बात होने कि भारतीय जनता पार्टी ने शेट्टी साहब एक सेकंड, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम।
जेंटलमैन वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है अपने जनगणना पास, का कोई टेंशन नहीं है, बोलिए आज राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान उठाया। जी जी, बोलिए बोलिए। साल कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद क्या इस प्रकार का प्रयास उन्होंने कभी किया? सर 2011 का सेंसस है ना, के गलियारे उसके में फिगर्स रिलीज करो ना पहुंचने के सर। लिए। सर 2011 का सेंसस है सर, उसके फिगर्स तो रिलीज करो सर। जैसे ही सर, 2014 में आपकी सरकार आई, यू डिसाइडेड यू विल नॉट रिलीज द फिगर्स। क्या कर रहे हो सर, ऐसा तो मत निश्चित कीजिए। रूप से बजाज साहब ये देखिए, जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कहा है जी कि हम भी स्वयं जाति जनगणना के पक्ष में है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी इश्यूज है वो जब तक के पूरी तरीके से सेटल नहीं करेंगे तब तक के कोई भी चीज आगे नहीं जाएगी, और जब तक कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं होगी। जी। अब आप बिहार में नीतीश कुमार जी के तत्कालीन सरकार ने जाति जनगणना करके देखी, कराई। उसमें क्या हालत हुए, क्या जी। आश्रय हुआ है। देखिए आज आप ये बात समझते हैं कि कल गुणरत्न सदावर्ते जैसा कोई भी आदमी एक उठकर जो कानून का थोड़ा बहुत जानकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, वो भी हाई कोर्ट में चला जाएगा। तो जब तक ये सारी चीजें फुल प्रूफ नहीं आएगी, जब तक ये सारी चीजें ठीक ढंग से माइन्यूटली नहीं रखी जाएगी, तब तक के ये सारी चीजें और सारे जो है चीजें ठीक से हम लोग नहीं कर पाएंगे, सरकार नहीं कर So, पाएगी। in effect, शेट्टी साहब, टेक्निकलिटीज में जाकर हमको देखना शेट्टी पड़ेगा, साहब, मेशराम जी। तांत्रिक अड़चने भी हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। Wonderful, wonderful, ठीक है, wonderful. ठीक है। So hang on. So we have a Bajaj consensus साहब। here. No, hang on. So we have a consensus here. Pradeep ji, we have a consensus here. Everybody agrees that there has to be empirical data. Unless you have the data, how can you proceed? Data तो होना पड़ेगा ना सर, राकेश शेट्टी साहब। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मेश्राम जी को तो मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने ये माना कि जब तक आज 10 साल हो गया केंद्र में सरकार को, अभी तक वो सेंसस नहीं कर पाई। हम देश को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश बोलते हैं, यहाँ पे 10 साल में मोदी सरकार अपनी वाह गिनवाती है लोगों के बीच में। सेंसस एक 10 साल में सेंसस नहीं कर पाए आप, जो बेसिक काम है। और वो इसीलिए राहुल जी बार बार मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना की जरूरत है और उसको करना चाहिए। बट मोदी सरकार फेल हो चुकी है, उन्होंने नहीं किया। और मेश्राम जी ने वही बात को बताया अपने बीच में, वो भी ये मानते हैं, क्योंकि जो भी एजुकेटेड आदमी है वो ये जानता है कि जब तक आपको डेटा आपके सामने नहीं है तब तक आप उसके लिए सोल्यूशन नहीं दे पाए। एंड आई कांग्रेचुलेट मेश्राम जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में होते I हुए- don't think he likes your congratulations. बजाज साहब, मैं अरे मेश्राम जी बीच में मत बोलिए ना। मेश्राम मेश्राम जी रुक जाइए। मेश्राम तो आप आप मुझे कांग्रेचुलेट मत कीजिए ना, आप अपनी बात रखिए। आप मुझे कोट करने की जरूरत नहीं है। मैं आप अपनी बात बधाई रखिए। देता हूँ, बधाई देता हूँ आप कि आप आप अपनी बात रखिए ना, मैं आप अपनी अपनी बात रखिए, मेरे मुझे जबान कोट करने से की मैं जरूरत आप- नहीं है। मैं मैं आपको अपनी बात बधाई खुद देता रखने हूँ। के लिए स्वयं सक्षम हूँ। आप 10 साल से डेटा नहीं इकट्ठा कर पाए, इसलिए मैं आपको बधाई और बधाई और बधाई। इसके पहले सेंसस कब हुआ था, इसका भी आप जवाब दे दीजिए। बधाई लीजिए, आप तब बधाई के सरकार पात्र किसकी है। थी? आपको बधाई लेना पड़ेगा क्योंकि तीन बधाई के टर्म पात्र लगातार है, कांग्रेस की क्योंकि सरकार 10 होने के साल बावजूद भारतीय जनता क्या पार्टी कांग्रेस केंद्र ने में सरकार कोई थी, भी काम इस दिशा में मगर किया आप है? नहीं कर पाए। Now over here I would like to intervene. मेश्राम जी, Gentlemen, आप gentlemen, शेट्टी साहब, उत्तेजित एक सवाल है, मत बहुत गंभीर सवाल है। शेट्टी साहब, there is a very serious question. मुझे उत्तेजित मेश्राम होने की जी, कोई मेश्राम जरूरत जी, नहीं है। लेकिन मेश्राम आप जी, एक समझने सेकंड। की कोशिश मेश्राम जी, कीजिए। मेरा एक बहुत गंभीर अगर आप सवाल है, कोई भी एक बहुत ज्यादा की तरफ गंभीर दिखाते सवाल है, हैं, इसको जरा रुक जाइए, एक आपके तरफ सेकंड में कितनी उंगलियां हैं? सर, एक सेकंड। 15 साल के कार्यकाल में, अरे लगातार सर, कार्यकाल में कौन से सेंसस? अरे अरे मेश्राम जी, सबको मैं तो आपकी ही ले बात लिया। करने वाला लिया हूँ। है। मेश्राम जी, आपकी बात करने वाला हूँ, रुकिए। शेट्टी साहब, इस सवाल का जरा जवाब दीजिए प्लीज। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मराठा आरक्षण बिल पास कराया असेंबली में और काउंसिल में, वो बिल पास हुआ, मराठा रिजर्वेशन दिया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में वो केस आर्ग्यू हुआ, एंड दैट केस बाय द वे स्टूड as being constitutionally valid as per the order of the Bombay High Court. उसके बाद वो केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सर, डू यू नो व्हाई द केस फेल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट? सर, कुछ एनेक्शर्स थे, देवर अबाउट कितने 1000 पेज थे कि 1200 पेज थे, दे हैड टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम मराठी इनटू इंग्लिश। सर, वो नहीं कर पाए। सर, 2.5 साल में एमवीए की सरकार, दे वर नॉट एबल टू ट्रांसलेट
वी डिड नॉट हैव ट्रांसलेटर्स। शेट्टी साहब ये तो बताए ना, ये तो सर जाती है। देखिए ये मुद्दा ट्रांसलेटर का ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जी बोलिए। मैं आपको बताता हूँ ये सर, कैसा प्लीज। है कि ये राजनीतिक मुद्दा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। केंद्र में जब तक मोदी सरकार है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मराठा भाइयों को आरक्षण नहीं मिले, क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमेटिक और आसान चीज है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मेरे पास डबल इंजन की सरकार है, मतलब राज्य में और केंद्र में मेरे अभी पास तो ट्रिपल सरकार इंजन है सर जी। तो अभी आपके लिए बहुत आसान है। आप नेशनली एक पार्लियामेंट में एक सेशन बुलाइए और आप रिजर्वेशन पास कराइए। आपको 50% का जो कोटा बढ़ाना है जी। वो स्टेट गवर्नमेंट ही के हाथ में नहीं होता, नहीं है, नहीं वो करेक्ट देश के पार्लियामेंट में आपको रिजर्वेशन का correct. स्लैब को बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट। अभी भी आपके पास समय है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, आप वो जो 50% का सीलिंग को बढ़ा दीजिए, फिर कभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। राइट शेट्टी साहब, लेट्स आस्क मिस्टर मिश्रम। मिश्रम जी, क्या स्पेशल सेशन, क्या खास सत्र बुलाया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा का, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? क्योंकि राज्यसभा तो है सेशन में, बट बाय द वे लोकसभा का तो लास्ट सेशन हो गया, अब अगला सेशन जो होगा वो तो चुनाव के बाद ही होगा। फिर भी आपसे सवाल पूछ लेते हैं, मिश्राम जी बताएं। देखिए, सबसे पहली बात बजाज साहब, जी मराठा आरक्षण के पक्ष में सिर्फ बीजेपी है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। जी आज तारीख में सारे पक्ष मराठा आरक्षण के समर्थन में खड़े हैं। करेक्ट। अभी जो टेक्निकलिटी जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने जब 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया था जी उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक कैप लगाई थी जी कि कोई भी परिस्थिति में 50% से ऊपर आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनली लागू नहीं हो सकता। Which is why EWS is अब on उसके hold. बाद में EWS is on hold right now. That is for the information of our viewers. जी बताएं। जी बजाज साहब, इसके बाद में जब ये चीजें आएगी, अब ये सिर्फ महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की बात नहीं है, जी देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी सारी समस्याएं और मांगे हैं। सिर्फ तमिलनाडु में आरक्षण की जो कैप है ये 69% तक क्यों लेकर जा पाई सरकार वहां की, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने उस समय में कौन सा ही दिया था, मदद की थी। उस समय से लेकर बिहार में भी गई, अभी कैप बढ़ा दी है बिहार में। नहीं, सुन लीजिए पहले आप, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हुआ है। जब तमिलनाडु में ये चीज हुई तब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय से लेकर 2014 तक सरकार थी, सरकार ने कोई भी प्रकार का काम नहीं किया है। आज जो लड़ाई असल में है, ये मागास वर्गीय मराठा बंधु जो है उनकी स्वयं की लड़ाई, जो उच्च वर्गीय मराठा बंधु है जो पिछले कई सालों से सत्ता में रहे हैं उनके खिलाफ में है। ये उनकी लड़ाई तो सिर्फ 4% अगर देखेंगे हम लोग, कहाँ पे है? नहीं, आप सुन लीजिए 4% है वो, जो मैं अभी बता रहा था बजाज साहब को कि जो मराठा जो संपन्न है, दिस इज नॉट मोर देन 4%। नहीं, अभी तकलीफ हो रही है क्या? अभी सुन लीजिए पहले आप। नहीं तो ये जो डेटा गलत है आपके पास, आपको जानकारी नहीं है मेश्राम जी। मागास, अरे भाई मैं एलएलए मेश्राम जी 4% से ज्यादा नहीं है। शेट्टी जी सुन लीजिए, मैं एलएलबी एलएलएम हूं। तो क्या हुआ? मैं डबल इंजीनियर, मुझे कानून मत सिखाइए, तो मुझे भी आप सिखाइए मत। 4% से ज्यादा मेरे पढ़ाई के बारे में आप उंगली भी मत उठाइए। 4% से ज्यादा नहीं, आपके पास डेटा नहीं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताइए, आपके पास जानकारी नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। अब देखिए 4% है सर। रेशम जी किधर जो मराठा जिनके शुगर कारखाने हैं, जिनके पास मुख्यमंत्री रहे, जो पॉलिटिकली साउंड है, जिनके पास दूध के कंपनियां हैं, ये दिस इज मोर देन नॉट मोर देन 4%। आप मुद्दों की बात 96% लोग जो है, इतना पूछा मेश्राम जी, ऐसे मराठा है जो गरीब है। Both of you are talking the same thing. चर्चा में इस प्रकार से बात कर रहे हैं। सर, मेश्राम जी आप विरोध कर रहे हैं क्या मराठा? मेश्राम जी, शेट्टी साहब आप ही की बात कर रहे हैं। जाहिर हो गई है सर, आपको समझ नहीं आ रहा है। शेट्टी साहब आप ही का पक्ष ले रहे हैं, शेट्टी साहब आपका पक्ष ले रहे हैं कि कुछ मराठा लोगों ने सारी अर्थव्यवस्था जो है अपने कब्जे में कर ली है। वो ये बोल रहे हैं सिर्फ 4% है, वो सिर्फ 4% है। चलिए क्या मेश्राम जी को बोलने दीजिए ना सर।
सर नहीं मेश्राम जी को बोलने दीजिए ना सर। जब आपने शेट्टी जी को सवाल पूछे कि क्या 1100-1200 पेजेस का मराठी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट में सरकार, जी, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। सवाल को पूरी तरह से घुमाकर मैं बताता हूं। अरे सवाल मेरे पास तो पूरा लिस्ट है सर। खोदा आपके देवेंद्र फडणवीस ने जिस अजित पवार को बोला चक्की पीसी, उसी को आज बाजू में बिठा दिए डिप्टी सीएम करके। मैं भी पूछ सकता हूँ, देवेंद्र फडणवीस ने जिस छगन भुजबल को जेल भेजा था उसको आज मंत्री बनाए। मैं भी पूछ सकता हूँ, पूछिए ना जो भारतीय जनता पार्टी आदर्श घोटाला चिल्लाती थी, आपने उसको राज्यसभा भेज दिया। सर मराठा रिजर्वेशन, लेट्स टॉक अबाउट मराठा। आप जवाब दीजिए। आपने सुखराम का नाम सुना होगा जी। आपने सुना अशोक चौहान का नाम? मेश्राम जी, आपने सुना अशोक चौहान का नाम, जिसको आप लोग आदर्श घोटालाबाज बोलते थे? शेट्टी साहब मोदी गारंटी सुनो। शेट्टी साहब मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी। मोदी साहब कह रहे हैं कि जहां मोदी जी का मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी। मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मोदी गारंटी, मोदी जी का दिया है, मोदी जी का गारंटी ये है कि जहां किसान को गारंटी नहीं मिल रहा था, मोदी जी गारंटी लेके आए। मेश्राम जी, जहां ओबीसी को गारंटी नहीं मिल रहा था, मोदी जी गारंटी करिए ना। आप पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी क्या हो गया, आदर्श घोटाला का क्या हुआ सर, क्या हो गया? वो आपके लीडर बन गए। आप अशोक चौहान के अभी के वो आपके लीडर बन गए, राज्यसभा में चले गए। घोटाला किसके कार्यकाल में सामने आया है भाई साहब? जी, आपने अवार्ड दे दिया ना, कांग्रेस के शासन में सामने आए। आपने कहा आदर्श का घोटाला हुआ है। अजित पवार के बारे में क्या कहना है सर? 70,000 का सिंचन घोटाला। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी भोपाल में खड़ा होके कहे 70,000 करोड़ का घोटाला है। आप कहिए ना मेश्राम जी, BLLP साहब पर जाकर कि झूठ बोला प्रधानमंत्री जी। काम करते हैं। अरे कौन प्रधानमंत्री जी? विदेश के थोड़ी झूठ बोलते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बड़े अच्छा लगते हैं। प्रधानमंत्री जी, स्वतंत्रता के 75 साल के बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का समय आया है। क्यों भाई? 1000 करोड़ का सिंचन घोटाला की भारत बात जोड़े करते हैं। आपने 75 साल तक के 370 की कलम नहीं हटा पाए। आपने सामाजिक न्याय को प्रस्तावित करने के लिए कोई पैसे का काम नहीं किए। आज उनको भारतीय जनता पार्टी में बड़े ओहदे पे आ गए और हर महीने विदेशों की धरती पर जाकर आराम फरमाने वाले राहुल गांधी, उसको भी जिनके नेता है, वो क्या काम शेट्टी साहब, क्या आगे जाके सिंगल पार्टी सिस्टम में हम लोग जा रहे हैं? सिंगल पार्टी सिस्टम होगा बिकॉज सब लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि सब लोग कांग्रेस की अगर जय श्री राम बोलने लगे हैं, तो हाउ डू यू सी? नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अरे जियो अशोक चौहान के ऊपर ये लोग आरोप लगाते थे। मेश्राम जी, आप जवाब दीजिए ना, अभी आपके बॉस हो गए ना वो। आप भी कितना दिन पार्टी में बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब आप जितने भ्रष्टाचारी है उसका गारंटी है मोदी जी की। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी में लेने की गारंटी। I still need an answer. I still need an answer on Maratha reservation. Where is it going? मैं साहब चलिए आप बताएं आपको क्या लग रहा है कि मराठा आरक्षण की वजह से जो अभी खलबली मची हुई है पूरे महाराष्ट्र में। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, भुजबल साहब, जैसा अभी मेश्राम जी ने कहा, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत पहले से 1990 के से भी पहले से 1985-86 से वो पूरा माली समाज को लेकर के, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी समता परिषद बनाई, उसको लेकर के ओबीसी समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं वहां पर खलबली मची हुई है सर। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सम स्ट्रेस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टेंशन। तो शेट्टी साहब, वेयर डू यू थिंक इट इज गोइंग? आफ्टर दैट मेश्राम जी, आई विल कम टू यू। जी शेट्टी साहब बताएं। देखो, पूरे देश में स्ट्रेस है सर, सिर्फ महाराष्ट्र आंदोलन की बात नहीं है। आप देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में ईवीएम हटाओ देश बचाओ का आंदोलन चल रहा है। जो 1.5 लाख अग्निवीर है, उन्होंने शर्ट अपने उतार कर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उनसे ये वादा किया था कि 25% लोगों को हम परमानेंट करेंगे। उनको नहीं किया गया। आज उनका 4 साल खत्म हो चुका है, उनको रिटायर कर दिया है। 24 साल के नौजवान को रिटायर कर दिया। क्यों?
क्योंकि ये लोग को पेंशन नहीं देना है। जो भारतीय जनता पार्टी 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, आज पेंशन ही ना देना पड़े, इसलिए 20 साल की सर्विस को हमारे जवानों का निकालकर 4 साल पे करके अग्निवीर का नाम दे दिया। ये सब जगह स्ट्रेस है। सिर्फ गोदी मीडिया, जो नरेंद्र मोदी जी की मीडिया है, वो नहीं दिखाती, मगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी त्रस्त है, क्योंकि मेश्राम जैसे लोग लगातार कांग्रेस का विरोध करते थे, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते थे, 15-15 साल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज खुद भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप ने कांग्रेस पार्टी, जिनका ये लोग विरोध करते थे कैडर, उन्हीं को अपने पार्टी में लेके राज्यसभा भेजने का काम किया। आज आप देखिए कि जो ओरिजिनल आरएसएस और बीजेपी का कैडर है वो क्या करेगा। अगर नांदेड़ में 15-20 साल से जिन्होंने अशोक चौहान का विरोध आंदोलन किया, आज अशोक चौहान को आपने राज्यसभा भेज के उस सभी लोगों का बॉस बना दिया। उसी तरह आप देखिए नई मुंबई में गणेश नायक है, 15 साल तक उनके परिवार ने नई मुंबई में राज किया। आज जब 2014 में मोदी जी की हवा चली तो पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में आ गया। आज वहां पे अभी लोग वोटर के पास चॉइस नहीं है। तो ये लगातार आते हुए है और मैं ये समझता हूं कि जरांगे पाटिल जी का जो स्टैंड है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बिल पास हुआ है और हम ये चाहते हैं कि ये बिल टिका रहे और मराठा भाइयों को न्याय मिले। Right, wonderful. Now let's get मेश्राम जी। मेश्राम जी, अब आप इसका जवाब दें सर, प्लीज। बजाज साहब जी, and I hope शेट्टी साहब you will listen to मेश्राम जी with the same respect that he listened to you. निश्चित रूप से जी। शेट्टी जी का मैं पूरा आदर रखता हूँ। जी। उन्होंने मुझे हर बार कोट कर अपनी बात मुद्दों से भटकने की कोशिश उन्होंने की है, इसलिए मैं अपनी तरफ से उनको शाबाशी भी देता हूं। जहां तक बात आई, गणेश नाइक जी रहे, अशोक चौहान जी रहे, यह कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं संभाल पाई। और गणेश नाइक जी कौन से पार्टी से थे, कौन से पार्टी में गए, कौन से पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी को पूरा हक है कि हम अपनी पार्टी को विस्तार निश्चित रूप से करना चाहते हैं। अब जिस प्रकार से जहां जहां भी पॉसिबल है, शक्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी के स्थिति कमजोर है, वहां निश्चित रूप से हम अच्छे लोगों को पार्टी में प्रवेश देकर पार्टी का विस्तारित रूप हम करना चाहते हैं। यह तय है, हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो कांग्रेस है, शरद पवार साहब फूटे, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। राष्ट्रवादी से धड़ा अलग हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। सेना से एक बड़ा धड़ा अलग हो गया, सबसे पहले नारायण राणे जी अलग हो गए, उसके पहले छगन भुजबल जी अलग हो गए, आज मुख्यमंत्री जी स्वयं अलग हो गए, एकनाथ शिंदे जी, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी कहते हैं कि कोई भी भविष्य में परिवारवादी पार्टी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को वाली पार्टी निश्चित रूप से देश के नक्शे पर नहीं दिखेगी। हम तो चाहते हैं कि विरोधी पक्ष मजबूत रहे, हम ये भी चाहते हैं कि उनके लोग उनके ठीक से रहे, लेकिन अगर उनका नेतृत्व उनके नेताओं को खुद संभाल नहीं रहा है, आपने अशोक चौहान जी की मुलाकात भी पढ़े होंगे कि उन्होंने मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और भाजपा ही क्यों ज्वाइन की, इसका विस्तृत रूप से उन्होंने बताया है। अगर ये लोग अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। तो शेट्टी साहब, इज द कांग्रेस इंडिया अलायंस ब्रेकिंग अप? शेट्टी साहब, इंडिया अलायंस इज ब्रेकिंग अप, दैट इज द स्टोरी। आप 272 53 से कैसे पहुंचोगे? शेट्टी साहब, एक चैलेंज है आपके सामने। 52 से आप 272 प्लस कैसे पहुंचोगे? तृणमूल कांग्रेस आपके साथ नहीं है, नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, वाईएसआर साथ में नहीं है, केसीआर साथ में नहीं है, सीपीएम साथ में नहीं है, फारूक अब्दुल्ला साथ में नहीं है। You know, you got a challenge before you, but still you are confident 2024 you're going to win. शेट्टी साहब, how? लोग जो ना, we are political observers. नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बौखला गए। पहले तो उनको लगा कि बहुत वेव रहेगा और उन्होंने बड़े बड़े बात किए कि 400 पार हम हो जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी को इतना कॉन्फिडेंट था अपने आप पे, तो वो नीतीश कुमार को तोड़ने की काम नहीं करते, उसके बाद हेमंत सोरेन को जेल भेजने की काम नहीं करते, इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल तक वो पहुंचाने की काम नहीं करते, उसके बाद आए अपने महाराष्ट्र में बड़े बड़े लीडरों को तोड़ने की काम नहीं करते।
मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को आज कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सरकार बना रही है, इसलिए वो ये चाह रही है कि जो लोग जिनका विनिंग प्रोबेबिलिटी हो, भले उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कितने भी आरोप हो, जिनको पास में उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, जैसे मेशम जी कह रहे थे अशोक चौहान साहब का, अरे 4 दिन पहले अपने 10 साल का व्हाइट पेपर निकाला, उसमें भी आदर्श घोटाला का बात। हसन मुशर्रफ करके एक नेता है, उनका तो घर भी सीज हो गया, प्रफुल्ल पटेल जी का घर सीज हो गया। ऐसे लोग जो हाई कोर्ट में जिनका बेल कैंसिल हो चुका है, हसन मुशर्रफ, ये मेशम जी एलएलबी है, वो जानते हैं बेल कैंसिल का मतलब आपको कभी भी अरेस्ट कर सकती, इमीडिएट करना चाहिए, मगर उनको मंत्री पद का शपथ दिलाया गया। इन्हीं के पार्टी के किरीट सोमैया ने बड़ा लिस्ट निकाल के नारायण राणे से लेकर अजित पवार हो, हसन मुशर्रफ हो, अशोक चौहान हो, सभी के ऊपर आरोप लगाते थे इन्हीं की पार्टी के। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इथिक्स और वैल्यू बचा नहीं। जो लोग भ्रष्टाचारी है सबको उन्होंने अपने कैसे पार्टी में पहुंचेंगे? ले लिए। We want इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे Rahul पूरा Gandhi should put up a confidence है। fight. We want the Congress to put a fight. We really want the Congress to do very well. But we are also trying to understand your allies because नहीं सर, प्रदीप जी आपको एक बात समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली। अगर नरेंद्र मोदी को कॉन्फिडेंस अपने आप पे होता, बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर होता, तो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना से लोगों को खरीद कर अपने पार्टी पे नहीं लाता। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, जब 2024 का रिजल्ट आएगा आप लोग देख लीजिए कि जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। जो लोग 50-50 कोके देकर जिनको खरीदा है ना, वो सब माल मार्केट में रिजेक्ट होने वाले। So you're going to reach 273? Is that what you're saying? Definitely we are going to cross the magic figure Of and 272. even Narendra Modi is sure about it. Right. That is the reason. Let me ask Mr. Meshram. Meshram जी, अभी बजाज साहब, एक सेकंड सर, पूरा सवाल सुन ले, उसके बाद आप जवाब दें। आपने सुना शेट्टी साहब को, फिर भी मुझे आप आधा मिनट दे दें। प्रदीप जी ने जैसे पूछा कि कांग्रेस आज की तारीख में अभी 52 रह गए, 54 सीट जीत करके लाए थे, 52 या 53 अभी हैं लोकसभा में, वो 272 तक कैसे पहुंचेंगे या 273 तक? मैजिक फिगर इज 272, उसको क्रॉस करना है। नाउ माय पॉइंट इज, आज मतलब परसों अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का समझौता हो गया है। 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, बाकी सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का भी कांग्रेस के साथ समझौता हो गया पंजाब में और दिल्ली में, 2-3 जगह पे और भी ऐसे समझौते हुए हैं। लेकिन जैसे प्रदीप जी ने कहा, मध्य प्रदेश में कोई समझौता नहीं है, राजस्थान में कुछ नहीं है, बाकी जगह पर कुछ नहीं है, हिंदी बेल्ट में ज्यादातर कुछ नहीं है, और साउथ में वाईएसआर केस केसीआर में तो मेरे को जाना पड़ेगा सर। राइट, ओके, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेश्राम जी, नमस्कार। बट मिस्टर मेश्राम जी का जवाब तो सुनते जाइए सर, ऐसा तो मत कीजिए। मेश्राम जी आप बताएं। मेश्राम जी बहुत ही काबिल कार्यकर्ता है और प्रवक्ता है, मगर मैं माफी चाहूंगा मेश्राम जी, मैं सुनूंगा बाद में। मेरे को शेट्टी साहब, वी मस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू हैव रियली अप्रिशिएटेड मिस्टर मेश्राम। मेश्राम जी को आपने बहुत अप्रिशिएट किया है सर। नहीं, वो बहुत ही एजुकेटेड और अच्छे हैं, और मुझे मेश्राम जी जैसे कार्यकर्ता बहुत पसंद है, जो अपने पार्टी में मजबूत कर अपना स्टैंड रख। सर, व्हाई डोंट यू इनवाइट हिम टू द कांग्रेस? नहीं, वो नहीं आएंगे। ये लोग 15-15 साल कांग्रेस के खिलाफ लड़े, फिर भी आज मैं चाहता हूं मेश्राम जी जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाए और भ्रष्ट लोगों को ना बढ़ाए। राइट, मेश्राम जी आप बताएं। थैंक यू सो मच। मेश्राम जी माफी चाहूंगा। नमस्कार, राजीव जी, थैंक यू। जय सिया राम सर, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। थैंक यू। मेश्राम जी बताएं, 273 कैसे पहुंचेगी कांग्रेस? देखिए सर, मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने जितने सवाल पूछे, आप इस डिबेट को बाद में भी देख लीजिए, उन्होंने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया है जी। उनके जवाब में सिर्फ मोदी जी थे, सिर्फ मोदी जी की नीति, ये वो सब, वो भी कुछ नहीं था। सरकार का काम नहीं था, सरकार किस तरीके से पंक्ति के अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है, इसके बारे में उनकी कोई चर्चा नहीं थी। नेटवर्क के बारे में बहुत बात नहीं हो रही थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में बात नहीं हो रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने 17 सीटों पर कांग्रेस के साथ में और राष्ट्रीय लोकदल के साथ में अलायंस किया है जी, किया है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इंडी अलायंस
चर्चा के एकदम शुरुआती दौर में भी हम कह रहे थे आपसे, अलायंस इलेक्शन आते आते बिखर जाएगा। आज की स्थिति देखिए, ममता दीदी निश्चित रूप से इंडिया अलायंस से बाहर है, अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस से बाहर है, मायावती जी एक अच्छा वोट शेयर रखती है, वो इंडिया अलायंस में है ही नहीं। साउथ में भी इंडिया अलायंस का कोई मसला दिख नहीं रहा है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस जो विरोधी पक्ष नेता के लिए जितनी सीटें चाहिए थी वो भी अगर पार नहीं कर पाई, तो मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और 400 का पल्ला निश्चित रूप से पार करेगी, क्योंकि उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम किया है। लेकिन हमने सर, एक लोगों को चीज- जोड़ा है, हमने एक पार्टी चीज- का नेटवर्क खड़ा किया है। जी दुरुस्त बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दो चीजें जो बाकी रह जाती हैं पहुंच रहे हैं सर, दो और हम चीजें लोगों बाकी रह के जाती हैं। समस्याओं पर, तकलीफों पर उंगली रखकर उनको जोड़ रहे हैं दुरुस्त सिस्टम बात। के साथ में। सर ऐसा है, इसलिए निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सरकार में आने वाले चुनाव में 400 पार करके रहेगी। दो चीजें यहां पर आती हैं। नंबर एक, 22 जनवरी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद अबू धाबी में एक और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और आज वालीनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मतलब पर्सनली स्पीकिंग प्रदीप जी, आई एम रियली सो हैप्पी, वेरी फ्रैंकली। वालीनाथ मंदिर वो है, शिव जी का मंदिर है, ये कहा जाता है श्री कृष्ण ने स्थापना करी उस मंदिर की महसाना में, और उसके बारे में ज्यादातर लोग भूल गए थे। मोदी जी ने उसको एक बार फिर पुनर्जीवित किया है। आई थिंक फॉर दैट ही डिजर्व्स क्रेडिट। लेट्स बी वेरी क्लियर, ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री हु हैज नॉट बीन शाय अबाउट सेइंग दैट ही इज अ हिंदू एंड प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू। लेट्स बी वेरी क्लियर, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जिससे हम लोगों ने चर्चा शुरू करी थी सर, आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और अभी भी है, उसको सरकार किस प्रकार डील करेगी, दोनों चीजों के बारे में आप अपने विचार जरा रखें सर। मेश्राम जी। जी राजीव जी, आपने बात तो सही की है। आज सिर्फ देश में नहीं, चूंकि विदेशों में भी मोदी जी का जिस प्रकार से डंका बज रहा है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, इस देश के उस आदमी की सेवा कर रहे हैं, उसके साथ में इस देश की जो जीवन पद्धति है, इस देश का हिंदुत्व है, वो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बड़ा हो रहा है। तो यह तो 140 करोड़ जनता जो है वो काउंट करेगी जी, निश्चित रूप से मोदी जी के पाले में अपना वोट देगी। हमने सिर्फ अयोध्या में ही रामलला की प्रतिष्ठापना नहीं की है, तो यह बताया कि अबू धाबी जैसे देश में भी मोदी जी के पुढाकार से इतने वर्षों के बाद आज वहां पर मंदिर की प्रतिष्ठापना हुई है। महसाना का भी आपने उदाहरण बताया जी। यह जो सारी चीजें हैं, एक तरफ हिंदुत्व को अधोरेखित करते हुए हमने इस देश के 140 करोड़ जनता को न्याय देने का भी प्रयास किया है। चाहे कोई भी रूप से आप देख लीजिए, आप अभी कोई भी गांव में चले जाइए, मैं जहां रहता हूं नागपुर शहर में, यहां की 25-50 किलोमीटर की या 100 किलोमीटर की भी आबादी में अगर चला जाता हूं, तो आज महिलाएं स्वयं को सुरक्षित समझती है। सुरक्षित इसलिए समझती है क्योंकि उनके नाम का भी घर भी है, शौचालय भी है, उनके घर में नल भी है, नल से आने वाला शुद्ध जल भी है। जी, चीजें है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने काम किया है, मैं समझता हूं कि 2024 का आम चुनाव फिर से प्रधानमंत्री जी के रूप में प्रतिष्ठापित करेगा। आपका दूसरा सवाल जो महाराष्ट्र की राजनीति का जी। जो मसला है सर, महाराष्ट्र निश्चित की रूप से तनावपूर्ण स्थिति का, राजनीति का नहीं, जो तनावपूर्ण स्थिति है उसके बारे में बात कर रहा हूं तनावपूर्ण मैं, राजनीति स्थिति की का- बात नहीं कर रहा हूं जी। देखिए, असल में राजीव जी यह मसला तनावपूर्ण स्थिति आप समझ रहे हैं, पर फिर मैं उसको राजनीतिक मसला ही मानता हूं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, जरांगे पाटिल जी का पूरा आदर रखते समय मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उनकी जो मांगे हैं वह अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की हुई है जी। सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ाती है न्याय देने के लिए, तो वह 1 कदम पीछे हट जाते हैं। मैं ऐसा मानता और समझता हूं
नजर रख के बताना चाहता हूं कि वो उन्होंने, और उनका आह्वान भी करता हूं, उनका टूल ना बने, वह किसी का उपकरण ना बने, वह अपने समाज का प्रतिनिधित्व करे। और आज जब जन जागरण जिस प्रकार से हुआ है, मराठा समाज में भी स्वतंत्रता के इतने साल बाद में आरक्षण का मसला तूल पकड़ा है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार आगे बढ़ रही है, अपने कदम आगे बढ़ा रही है इस मसले को हल करने के लिए, तो आप विश्वास रखिए कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मराठा समाज को भी आरक्षण मिलेगा और न्यायालयीन कसौटी पर भी वो टिकेगा। ये सरकार का विश्वास है, सरकार का काम है। लेकिन ऐसे स्थिति में जो भी सरकार के खिलाफ में, सरकार को जेरिस लाने वाला जो मसला मराठी में एक मन है कि उसको उकसाने के लिए कोई ना कोई इस प्रकार से कोई ना कोई गलती करे, कोई ना कोई प्रकार से उनको वेटिस पकड़ने का जो काम हो रहा है वह आंदोलनों के माध्यम से नहीं होना चाहिए। इतना ही आह्वान मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं और इसमें निश्चित रूप से कानूनन शांततापूर्वक तरीके से इसका हल निकलेगा, बेशराम जी, ऐसा विश्वास भी जताता हूं। राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमेशा कह रहे हैं कि लोकतंत्र ये 10 साल अन्याय काल है। उन्होंने कहा कि किसान का मौत हुआ तो किसान का मौत यानी किसान सिख फार्मर्स के खिलाफ मोदी जी है। आगे जाके जिस प्रकार बदले की राजनीति, दैट इज आज सतपाल मलिक पर रेड हुआ, सीबीआई के रेड, लगातार रेड होने लगे। तो ये तानाशाह, डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसीज, जो टोटलिटेरियन टेंडेंसीज नरेंद्र मोदी जी के हैं, वो बोल रहे कि ये है। एक तो अन्याय किसान पे भी हो रहा है और ऑपोजिशन लीडर को जिस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं और क्रिटिसाइज जो भी कर रहे हैं सरकार को या मोदी जी को, उन पे एनफोर्समेंट एजेंसीज को अनलीज किया जा रहा है। ये अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र खतरे में है। तो इसको आप कैसे नकारेंगे? दिख रहा है, वी कैन सी दैट थिंग्स हैपनिंग। प्रदीप जी बोलिए। अगर चौकसी संस्थाएं कोई भी किसी की भी चौकसी करती है तो यह समझना पड़ेगा कि उसमें से पानी बहुत कुछ बह गया है। जहां तक बात आपने सत्यपाल मलिक जी की कहे या फिर आपने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदर्भ दिए या फिर फार्मर्स का जो एजिटेशन चल रहा है दिल्ली में उस संदर्भ में बात कहे, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग सब लोग आम चुनाव को सामने जाने वाले हैं और बहुत कम दिन, तकरीबन एक 15 से 20 दिन शायद सरकार के बचे हुए हैं या नई सरकार स्थापित होने तक के अप्रैल महीने में ज्यादा से ज्यादा चुनाव लगने की स्थिति है। मुझे बताइए कि 5 साल में सारी चीजें और मसले क्यों खड़े नहीं हुए? सरकार के समाप्ति के समापन के समय ही ऐसी मसलों को क्यों उठाया जाता है? तो निश्चित रूप से उसमें राजनीति है। यह इसी राजनीति को हमको समझना पड़ेगा। यह सरकार को वेठिस पकड़ने और जेरिस लाने वाले जो काम विरोधी पक्ष के माध्यम से कुछ टूल को हाथ में पकड़ के हो रहे हैं, निश्चित रूप से गलत है। और यह आने वाले दिनों में इनके भी चेहरे, सही चेहरे और असली चेहरे लोगों के सामने आएंगे। मोदी जी ने कहा है कि मैंने 5 साल पहले और 5 साल बाद में, आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपको अभी भी 100 काम ऐसे गिना सकता हूं जो हमने समाज के अंतिम आदमी को लक्ष्य करके उनके विकास के लिए, कल्याण के लिए किए। अगर कांग्रेस के पास में या विरोधी पक्ष के पास में या अन्य पॉलिटिकल स्थानिक पार्टी के पास में कोई भी एजेंडा है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी काम है उन्होंने किए वाले, तो उन्होंने गिनाकर बताने चाहिए या उनकी जो नीति रही है उसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूं कि कांग्रेस की कोई नीति नहीं है जी, अपनी विचारधारा में बात नहीं करना चाहते। उन्होंने पिछले 50-55 साल में जिस प्रकार से सरकार चलाए उस बारे में वो बात नहीं करना चाहते। वो बात करना चाहते मोदी जी के ऊपर, वो उंगली रखते हैं मोदी जी ओबीसी है कि नहीं है, वो उंगली रखते हैं मोदी जी की डेमोक्रेटिक नहीं है, अनडेमोक्रेटिक स्टाइल है। तो मोदी जी के ऊपर बात करने से बेहतर होगा इनके लिए कि उनकी नीति क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उन्होंने कौन से ऐसे निर्णय लिए पक्षान पार्टी के अंदर भी और सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी। तो वो जिस दिन बताएंगे, मैं समझता हूं कि उनको उनकी जो दिशा चाहिए, जो स्थिति चाहिए, हासिल होगी। अगर वो मोदी जी के खिलाफ में ही बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप लिख लीजिए फिर से कि मोदी जी बहुमत से तीसरी बार आम चुनाव में जीतकर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेंगे, ये मेरा विश्वास है।
मेश्राम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत दिनों बहुत बाद। धन्यवाद, बड़े दिनों के बाद आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू। जय सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम प्रदीप जी, राजीव Thank जी, you बहुत so बहुत much. धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू थैंक यू सो मच सर। But that was nice. Rakesh Shetty Saab sarcastically appreciating Meshram Saab. Yes. Of course, I'm sure Shetty Saab is going to say that he was being very, very sincere, you know. But one never knows. But then, as you pointed out, जैसे आपने point out किया कि भाई सारी पार्टियां जब सहमत हैं कि मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, फिर तकलीफ क्या है? As Raj Thackeray has always been saying कि भाई when everybody is agreed, then give it. But I don't know whether they'll get it now. पूरा कंफ्यूज है सर, कितने बार जल्लोश मनाए, कितने बार सेलिब्रेशंस हुए, कितने बार फटाकड़ी पूजे, कितने बार नाचे और उसके बाद फिर आंदोलन पर बैठे, इसको समझ में नहीं आ रहा। Let's ask